दिन था 28 नवंबर 2019 का, जब सुबह सुबह उठकर हमारे भारत के हैदराबाद के रहने वाले एक किसान ने जब अपने घर से बाहर कदम रखा, उसको सामने चटनपल्ली फ्लाईओवर को क्रॉस करते हुए अपने खेतों की तरफ जाना था, क्योंकि उसे वहां अपना कुछ काम था। लेकिन जैसे ही वो उस फ्लाईओवर को नीचे से क्रॉस कर रहा था, तभी उसका ध्यान साइड में पड़ी हुई एक काले रंग की चीज के ऊपर गया, जो कि पूरी तरह से जली हुई थी। उस चीज के जलने के निशान ना सिर्फ उसके खुद के ऊपर थे, बल्कि दीवारें भी काली हो चुकी थी धुएं की वजह से। वो इतनी भयंकर रूप से जली हुई थी। जब ये चीज उस किसान ने देखी तो वो उसको पास से जाकर देखने के लिए गया, और जब उसने देखा और उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये केस ना सिर्फ एक राज्य को बल्कि पूरे देश को हिलाने वाला था। जी हाँ, सब कुछ बताऊंगा आपको इस बहुत ही दर्दनाक केस के बारे में। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही दर्दनाक एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और हाँ, यहाँ मेरी ट्रिगर वार्निंग, अगर आप यहाँ पर सेक्सुअल अब्यूज को या फिर इस तरीके की चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे मत देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही दिल दहला देने वाला प्लान छुपा हुआ है, जिसकी किसी को भनक नहीं थी। इस केस को समझने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में जाना पड़ेगा। और दिन था 27 नवंबर 2019 का, और इसी हैदराबाद के साद नगर में रहा करती थी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल की हो चुकी थी। सन 1992 में जन्मी प्रियंका रेड्डी बहुत ज्यादा मेहनती लड़की आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि उसके परिवार वालों ने बताया कि प्रियंका स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा होशियार रही थी पढ़ाई में। कभी उसके परिवार वालों को टोकने की जरूरत नहीं पड़ी कि बेटा जाकर पढ़ाई कर लो। उनको ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई में ध्यान हमेशा से ही प्रियंका का बहुत ज़्यादा रहा था। उसका इंटरेस्ट था। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पूरी होती गई, आगे यहाँ कॉलेज आ चुका था, और कॉलेज तक आते आते उसने सोच लिया था कि यहाँ वो वेटरनरी डॉक्टर बनेगी, मतलब कि वो पशुओं का इलाज करेगी। यहाँ उसका सपना था और वो इस सपने को पूरे करने में लगी हुई थी। यहाँ प्रियंका की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी और अब उसके नाम के आगे डॉक्टर लग चुका था। जी हाँ, प्रियंका यहाँ पर पशुओं की डॉक्टर बन चुकी थी। और समय बीतने के साथ साथ अब उसने सोचा कि इससे पहले वो कहीं अपना खुद का क्लिनिक खोले, खुद का काम शुरू करे, तो क्यों ना वो कहीं पर प्रैक्टिस कर ले, कहीं पर अपना पहले एक्सपीरियंस इकट्ठा कर ले, जिससे उसके लिंक भी बन जाएंगे, थोड़ा बहुत पैसे भी वो कमा लेगी इस चीज़ से, क्योंकि उसने इतनी पढ़ाई करी थी, पढ़ाई में पैसा भी खर्च होता है। और इन सबको वापस रिकवर करने के लिए उसने सोचा कि वो पहले नौकरी करेगी, एक्सपीरियंस इकट्ठा करेगी, और उसके बाद वो अपने आगे फ्यूचर में जाकर कहीं अपना क्लिनिक खुद का खोलेगी। और इसी नौकरी के लिए उसने अप्लाई किया काफ़ी अलग अलग क्लिनिक्स के लिए, और फाइनली यहाँ पर प्रियंका की नौकरी की तलाश पूरी हुई। साद नगर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर साइदराबाद में, वहां पर ऐसे ही वेटनरी का एक क्लिनिक था, और इसी क्लिनिक के अंदर अब प्रियंका की जॉब लग चुकी थी। प्रियंका की अब रूटीन सेट हो चुकी थी। प्रियंका डेली सुबह अपने घर में उठती, तैयार होती है, अपने माता पिता को प्रणाम करके वो अपने घर से बाहर निकलती, अपनी स्कूटी उठाती और स्कूटी उठाकर अपने उसी ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ती। लेकिन अब यहाँ मैंने आपको बताया कि साद नगर से साइदराबाद की दूरी तकरीबन 30 किलोमीटर की है, और यहाँ प्रियंका को डेली 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, मतलब कि 60 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ उसने अपना एक अलग ही प्लान बना रखा था, और प्लान ये था कि तकरीबन आधी दूरी पर, मतलब कि जैसे वो घर से साद नगर से 15 किलोमीटर बाहर निकलती, तो यहाँ इसी रोड के बीच में एक टोल प्लाजा आया करता है, जिसे आज हम टोंडूपल्ली टोल प्लाजा के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही यहाँ प्रियंका अपनी स्कूटी लेकर इस टोल प्लाजा के ऊपर पहुंचती, तो उसने यहाँ पर अपना तेल बचाने का एक अच्छा तरीका निकाला हुआ था कि वो अपनी स्कूटी, जिसको लेकर वो अपने घर से बाहर डेली निकला करती थी, वो अपनी स्कूटी इसी टोल प्लाजा की पार्किंग में डेली लगाने लगी। और इसी टोल प्लाजा पर जो बसेस आया जाया करती थी, जो कि 15 किलोमीटर दूर उसे साइदराबाद उतार देती, और वहीं से वो वापस चढ़ती और वापस इसी टोल के ऊपर आकर रुकती, और वापस वो अपनी स्कूटी उठाकर अपने घर चली जाती। उसने अपना ये प्लान बना रखा था, रास्ते को आधा आधा बांटा हुआ था। दिन आया 27 नवंबर 2019 का। बिल्कुल आम दिनों की तरह प्रियंका सुबह सुबह उठी, उसने अपनी तैयारी करी। लेकिन यहाँ तैयारी करते करते उसने अपने माता पिता से कहा कि आज मैं थोड़ी आने में लेट हो जाऊंगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसको साइदराबाद में ही एक डेंटल क्लिनिक में जाना था। उसके दांतों में कुछ शायद दिक्कत चल रही थी उस टाइम पर, और वो अपना इलाज वहीं के एक क्लिनिक में करवा रही थी। तो उसने अपने माता पिता को कहा था कि शाम की अपॉइंटमेंट उसे डॉक्टर की मिली है, तो वो अपने क्लिनिक से अपना काम खत्म करने के बाद उस डॉक्टर से जाकर मिलेगी, वहां अपॉइंटमेंट लेगी, और अपना इलाज करवाने के बाद ही थोड़े आने में देर हो जाएगी, तो आप लोग चिंता मत करना। यहाँ माता पिता ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आना, सेफली आना। प्रियंका अपने घर से बाहर निकली, उसने अपनी स्कूटी उठाई, स्कूटी उठाकर वो 15 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करके अब इस टोंडूपल्ली टोल प्लाजा पर पहुंची। और इस टोंडूपल्ली टोल प्लाजा की जो पार्किंग थी, जहां पर साधन खड़े किए जा सकते
सकते थे वो थोड़ी सी दूर, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 100-150 मीटर वो दूर थी, तो वहां डेली प्रियंका को अपनी स्कूटी लगानी पड़ती थी। तो जैसे ही प्रियंका अब इस टोंडोपल्ली टोल प्लाजा के ऊपर पहुंची तो वो सीधा उसी पार्किंग के अंदर गई, वहां उसने अपनी स्कूटी पार्क करी। स्कूटी पार्क करने के बाद वो वापस उस टोल प्लाजा के ऊपर आई जहां पर आकर बसेस रुका करती थी, जो बसेस सीधा उसे हैदराबाद लेकर जाने वाली थी। हैदराबाद जाने वाली बस भी तुरंत आ ही चुकी थी। अब प्रियंका उस बस में चढ़ी, बस में बैठकर वो अपने हैदराबाद पहुंची। वहां उसने अपने हॉस्पिटल का काम पूरा किया और उसके बाद वो अपने डेंटल काम के लिए जो दूसरे क्लिनिक में जाने वाली थी वहां पर गई। और अब रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था जब फाइनली प्रियंका अपने सारे दिन के काम से फ्री हो चुकी थी। उसने अपनी जॉब का भी टाइमिंग पूरा कर लिया था और साथ ही हाँ उसने अपने डेंटल डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट ले ली थी, वहां भी इलाज पूरा हो चुका था। अब बारी थी वापस घर जाने की। हैदराबाद से वापस टोंडोपल्ली टोल प्लाजा पर जाने के लिए प्रियंका ने रात को बस पकड़ी तकरीबन 8:15 के आसपास और 15 किलोमीटर का वो रास्ता आराम से तय हो गया। टोंडोपल्ली टोल प्लाजा पर तकरीबन 9 बजे के आसपास डॉक्टर प्रियंका रेड्डी अब पहुंच चुकी थी। वहां वो बस से उतरी और बस से उतरकर सीधा टोंडोपल्ली टोल प्लाजा से उस पार्किंग में गई जहां उसने सुबह सुबह स्कूटी खड़ी करी थी। वहां पहुंचकर जैसे उसने स्कूटी स्टार्ट करी, लेकिन यहां एक दिक्कत सामने आ गई। क्योंकि यहां जैसे उसने स्कूटी स्टार्ट करके उसको चलाना शुरू किया तो यहां स्कूटी का हैंडल थोड़ा सा लड़खड़ाने लगा। अब ये चीज देखकर प्रियंका एकदम से कंफ्यूज हो गई कि आखिर इस स्कूटी को क्या हो गया, ये इस तरह से लड़खड़ा क्यों रही है। उसने उतरकर चारों तरफ से अपनी स्कूटी को देखा, तब उसका ध्यान स्कूटी के पिछले टायर के ऊपर गया जो कि ऑब्वियसली पंचर हो चुका था, उसके अंदर हवा ही नहीं थी। जब इस बात का एहसास प्रियंका को हुआ तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि अब रात के 9 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था, 9:05-7 हुए थे। और अब इस सुनसान इलाके में, सुनसान हाईवे के ऊपर, हाईवे तो क्या कहूँ मैं, वो एक रोड ही था छोटा सा, और उस रोड के ऊपर ये टोल प्लाजा भी लगा हुआ था। और इस रोड के ऊपर अब एक अकेली लड़की, रात को 9 बजे उसकी स्कूटी पंचर हो चुकी है, स्कूटी के पिछले टायर में हवा नहीं है। अब लड़की 15 किलोमीटर दूर अपने घर कैसे जाएगी। अब इस चीज का डर प्रियंका को लगने लगा। प्रियंका ने अपनी स्कूटी को थोड़ा सा बाहर ले जाने की कोशिश भी करी, लेकिन वो बिल्कुल भी चलने के लिए तैयार नहीं थी, वो बार बार लड़खड़ाए जा रही थी। तो अब यहाँ मजबूरन प्रियंका को स्कूटी वहीं पर रोकनी पड़ी और इंतजार करने लगी कि कोई उसकी आकर मदद करेगा। लेकिन यहाँ जैसे ही प्रियंका ने वो स्कूटी स्टैंड पर लगाई और इधर उधर देखने लगी कि क्या कोई व्यक्ति आता है, क्या कोई रुकता है यहाँ आकर जो उसकी मदद कर सके। वो पहले तो टोल प्लाजा वालों को भी देख रही थी कि क्या पता 100-150 मीटर वही इस साइड चलकर आ जाए और वो देखें कि आखिर स्कूटी में क्या भसड़ है। तब यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम आरिफ था, वो आरिफ जो कि साइड में ही एक ट्रक खड़ा हुआ था, उस ट्रक से बाहर निकल कर आया और यहाँ डॉक्टर प्रियंका के सामने मदद की पेशकश करी। लेकिन यहाँ आरिफ की शक्ल देखकर थोड़ा सा प्रियंका बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई, क्योंकि वो एक लड़की थी और किसी के ऊपर भी इस तरह से तो विश्वास नहीं कर सकती थी, वो भी रात के टाइम पर और इस सुनसान रोड के ऊपर। यहाँ आरिफ ने आकर डॉक्टर प्रियंका रेड्डी से कहा कि चलो मैं आपकी स्कूटी का पंचर लगवा लाता हूँ, आप यहीं वेट करना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आ जाऊंगा। प्रियंका ने यहाँ उसे मना कर दिया कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप करवा लूंगी। ये बात सुनकर आरिफ वहां से निकलकर वापस अपने ट्रक में जा घुसा और इसके बाद काफी सारे और भी लोग आए जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ प्रियंका रेड्डी की मदद करने की कोशिश करी। लेकिन आपको भी पता है कि औरतों के अंदर, लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर सिक्स्थ सेंस बहुत ज्यादा तेज होती है। बजाय लड़कों के, लड़के बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां या तो करेंगी नहीं या फिर करेंगी तो बहुत ज्यादा करती हैं। खैर यहाँ पर जो भी प्रियंका रेड्डी के सामने अपनी मदद की पेशकश लेकर आ रहा था, प्रियंका रेड्डी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ऑब्वियसली यहाँ डरना बनता भी था, बहुत अजीब अजीब से लोग आकर उसके सामने मदद की पेशकश कर रहे थे, तो ऑब्वियसली यहाँ विश्वास करना बनता भी नहीं था। लेकिन यहाँ डॉक्टर प्रियंका कोई ऐसी मदद का इंतजार कर रही थी जिसके ऊपर वो थोड़ा सा विश्वास कर पाए, जिसको देखते ही थोड़ा सा वो कंफर्टेबल फील करे। वो ऐसी किसी गाड़ी के रुकने का इंतजार कर रही थी जिसके अंदर कोई फैमिली बैठी हो, जिसके अंदर कोई लड़की बैठी हो, जिसके अंदर कोई महिला बैठी हो, ताकि वो उसके साथ ट्रैवल करके अपने गाँव तक जा सके। लेकिन 9:22 तक का टाइम हो चुका था और अब तक ऐसी कोई हेल्प उसको मिली नहीं थी। तो उसने अपनी छोटी बहन को फोन किया और उसको सारा कांड बताया कि ऐसे ऐसे मेरी स्कूटी का टायर पंचर हो गया, उसके अंदर हवा नहीं है और यहाँ मुझे कहीं हेल्प दिख नहीं रही है। तो वो उसे बात करने लगी, पूरा काम समझाने लगी। तो पलटकर यहाँ प्रियंका की बहन ने प्रियंका से कहा कि तुम आसपास से किसी से मदद मांग लो। तो प्रियंका ने कहा कि मदद करने के लिए तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि क्या पता कोई क्या हो, किसकी कैसी नजर हो, किसी की नियत कैसी हो। तो यहाँ पर प्रियंका रेड्डी बिल्कुल ठीक थी। वो अपनी बहन से भी फोन पर बात करती रही, वो
आसपास में जितने भी लोग उससे बार बार मदद के लिए बोलने के लिए आ रहे थे कि हम मदद कर दें, हम मदद कर दें, लेकिन यहाँ प्रियंका बार बार सभी को मना करती जा रही थी। तब यहाँ एक और लड़का आरिफ जो कि पहले आया था वही वापस आया और अब की बार उसने आते ही सीधा स्कूटी को पकड़ा और वो ले जाने लगा और कहने लगा मैडम से कि आप टेंशन मत लो, मैं अभी पास ही के दुकानों में देख के आता हूँ, क्या पता कोई मुझे दुकान खुली मिल जाए और वहां ले जाकर मैं इसका टायर पंचर लगवा लाऊं। वो प्रियंका के सामने ही उसकी स्कूटी को ले गया और आगे ले जाकर वो कुछ मिनटों बाद वापस भी आ गया। और इस टाइम पर भी प्रियंका अपनी छोटी बहन के साथ फोन कॉल पर ही थी, क्योंकि यहाँ प्रियंका ने अपनी छोटी बहन को यह समझा दिया था कि तुम मेरे साथ कॉल पर ही रहो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर सा लग रहा है, तुम मेरे साथ कॉल पर रहोगी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पलटकर उसकी बहन बार बार बोल रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है दीदी, एक काम करो ना, तुम वहीं स्कूटी छोड़कर वापस आ जाओ, कोई कैब वगैरह ले लो। लेकिन यहाँ प्रियंका स्कूटी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने कहा अपनी छोटी बहन से कि कल फिर सुबह उसे वापस आना है अपनी नौकरी पर, तो वो कल वापस कैसे वहां गांव से इस टोल तक आएगी, उसको स्कूटी तो चाहिए ही है। ये बात भी उसकी जायज थी, वो अपनी स्कूटी इस तरह से पार्किंग में खड़ी नहीं कर सकती थी। जिसके बाद उसकी छोटी बहन ने काफी सारे और भी लोगों को बात करते हुए सुना प्रियंका के सामने। वो बार बार आ रहे थे, कुछ ट्रक क्लीनर से, कुछ ट्रक ड्राइवर से, जो कि वहीं पर अपने ट्रक को खड़ा कर करके बार बार प्रियंका को दूर से ही घूर रहे थे, दूर से ही देख रहे थे और सबकी नजरें प्रियंका के ऊपर थी, प्रियंका की नजरें भी सबके ऊपर ही थी। प्रियंका बार बार सबको देख रही थी और प्रियंका यहां समझ चुकी थी कि उन सबकी नजरें क्या डिमांड कर रही हैं। इतनी ही देर में वो आरिफ जो कि स्कूटी लेकर गया था प्रियंका की, वो वापस स्कूटी मोड़कर पैदल ही चलता हुआ आ रहा था और आकर उसने कहा प्रियंका से कि नहीं मैडम, यहां तो सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। और तभी एक और लड़का जिसका नाम केशव था वो उतर कर आया साइड में से और कहने लगा इस टाइम तक तो सारी दुकानें बंद हो जाती होंगी, ऑब्वियसली हमको इसको थोड़ा सा और आगे लेकर जाना पड़ेगा, वहां शायद हो सकता है कि दुकानें खुली मिल जाएं। लेकिन यहाँ प्रियंका बार बार मना कर रही थी कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं छोड़ दो, मैं अपने आप कर लूंगी। क्योंकि यहाँ प्रियंका को उन लड़कों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, बट वो लड़के खुद से ही अपने आप प्लान बना रहे थे कि नहीं इसको आगे लेकर जाना पड़ेगा, वहां जरूर मिल जाएगी। वो प्रियंका से तो पूछ ही नहीं रहे थे। 9:42 का समय हो चुका था और अब तक यहाँ प्रियंका की छोटी बहन को भी प्रियंका से बात करते हुए फोन के ऊपर 20 मिनटों का समय हो चुका था। और इस 20 मिनटों में प्रियंका से काफी सारे लोग मदद की पेशकश लेकर आए, जो कि ऑब्वियसली प्रियंका की छोटी बहन ने भी फोन पर रहते हुए सुना। लेकिन 9:42 पर एकदम से यहाँ फोन कट चुका था। अब फोन कटने के कुछ मिनटों बाद जैसे ही प्रियंका की छोटी बहन ने उसको दोबारा फोन लगाने की कोशिश करी तो यहाँ पर प्रियंका का फोन बंद जा रहा था। अब ये चीज होता देख प्रियंका की छोटी बहन को एक बार तो टेंशन भी हुई, लेकिन यहाँ उसने जैसे ये बात अपने माता पिता को बताई कि इस तरीके से दीदी का फोन बंद जा रहा है, तो उसके माता पिता ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, वो डेली की आने जाने वाली है, उसको थोड़ी ना कुछ कोई कह सकता है, उसको सब कुछ पता है। हो सकता है उसको कोई कैब मिल गई हो, वो यहाँ वापस आ रही हो सकता है उसके फोन की बैटरी डेड हो गई हो, और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो आ जाएगी। 1 से सवा घंटे का टाइम बीत चुका था। 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तो तय हो ही जानी चाहिए थी और अब तक भी प्रियंका रेड्डी अपने घर पर नहीं पहुंची थी। जिसके बाद यहाँ उसकी छोटी बहन को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी कि दीदी अभी तक क्यों नहीं आई। तो उसने जाकर अपने माता पिता से कहा कि अभी तक दीदी नहीं आई और उनका फोन भी बंद जा रहा है, हमें जाकर एक बार देखना चाहिए। ये कहकर प्रियंका की छोटी बहन ने अपनी एक दोस्त को जो कि उसके घर के पास ही रहा करती थी उसको फोन किया और उसको अपने घर पर बुलाया और दोनों लड़कियों ने मिलकर अब सादनगर जो कि वहीं का एक पुलिस स्टेशन था उसी पुलिस स्टेशन में जाकर वहां कंप्लेंट दर्ज करवाई कि ऐसे ऐसे यहाँ प्रियंका रेड्डी जो कि स्टॉल के पास खड़ी थी और अभी तक हमसे बात कर रही थी, घंटे पहले हमने बात करी थी और अब उससे बात नहीं हो पा रही है, पता नहीं वो कहां पर है, अभी तक घर नहीं पहुंची है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हुई कि वो पुलिस वाले जो कि उस सादनगर पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि यहाँ पर प्रियंका की छोटी बहन को ये कह दिया जाओ साइदराबाद वाले पुलिस स्टेशन में जाओ, क्योंकि जो वो टोल वाला इलाका है वो हमारे इलाके में नहीं आता। जबकि भारतीय कानून, भारतीय संविधान ये कहता है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी कंप्लेंट लेकर पहुंच जाओ, पहले पुलिस वाले उसकी जांच करेंगे, बाद में इलाका डिसाइड होगा। लेकिन आमतौर पर या फिर मैं कहूँ हर बार ही ये दिक्कत पुलिस वालों के सामने आती ही है और इसका परिणाम आम लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब भी वो किसी पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी कंप्लेंट लेकर जाते हैं तो वहां पुलिस वाले इस कंफ्यूजन में ही टाइम सारा वेस्ट कर देते हैं कि क्या ये इलाका जिसके अंदर क्राइम हुआ है वो उनके इलाके में आता है या नहीं, क्या क्राइम स्पॉट उनके इलाके में है या नहीं। अब यही चीज बिल्कुल प्रियंका की छोटी बहन के साथ हो रही थी। बेचारी लड़की को रात को धक्के खाने पड़ रहे थे इधर से उधर पुलिस स्टेशन में, तो वो सीधा उस सादनगर पुलिस स्टेशन से निकलकर उस टोल को क्रॉस करते हुए बेचारी साइदराबाद वाले पुलिस स्टेशन में गई। वहां जाकर उसने कंप्लेंट दर्ज करवाई और अब पुलिस वालों ने एक टीम बनाई जो कि अब सीधा प्रियंका रेड्डी को ढूंढने वाली थी। प्रियंका रेड्डी की तलाश शुरू हो चुकी थी। पुलिस वालों की टीम उस टोल के आसपास छानबीन कर रही थी, लोगों से पूछ रही थी कि क्या किसी ने उस लड़की को खड़े देखा था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ अभी तक तो यहीं खड़ी थी, लेकिन अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं शायद हो
हो सकता है घर चली गई हो। पुलिस वाले कह रहे हैं हाँ हाँ बाबूजी, अगर घर चली गई होती तो हम तुम्हारे पास थोड़ी ना आते। खैर टाइम बीतता जा रहा था, प्रियंका रेड्डी की कोई खबर नहीं मिल रही थी, वो अभी तक घर नहीं पहुंची थी। प्रियंका की छोटी बहन भी पुलिस वालों के साथ घूम रही थी। यहाँ प्रियंका के माता पिता भी मौके पर पहुंच चुके थे। सुबह के 5 बजे का टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक भी पुलिस वालों के हाथ खाली थे। उनको नहीं पता चला था कि आखिर प्रियंका रेड्डी है कहां पर और उसके साथ क्या हुआ है। खैर यहाँ पर सुबह के 6 बजे, अब 28 नवंबर का दिन आ चुका था और 28 नवंबर की सुबह 6 बजे वहीं उस टोल प्लाजा के पास ही बने एक गांव से एक किसान अपने खेतों में जाने के लिए निकला और उसको अपने खेतों में जाने के लिए एक फ्लाईओवर के नीचे से होकर गुजरना था। और जैसे ही रोज की तरह वो उस फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहा था, तभी उसका ध्यान साइड में वो दीवारें जो उस अंडरपास की थी जिसके नीचे से वो निकल रहा था, उन दीवारों के ऊपर गया तो उसने देखा कि ये काली हो चुकी है। अब जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक दीवार का बड़ा हिस्सा काला हो चुका है, तो वो ये चीज तो समझ गया कि जरूर यहाँ पर आग लगाई गई थी, तभी तो ये आग का धुएं की वजह से या फिर आग की ही लपटों की वजह से ये दीवारें काली हो चुकी हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो एक बार पास जाकर देखे कि आखिर जलाया क्या गया है, क्योंकि दूर से एक बड़ी सारी चीज वहां नीचे पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो किसान उस चीज के पास गया तो उसने देखा कि यहाँ किसी व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। ऑब्वियसली वहां सिर्फ उसका कंकाल बचा हुआ था, लाश पूरी तरह 100% जलाई जा चुकी थी, लेकिन फिर भी यहां वो पहचान में आ रहा था कि कोई व्यक्ति ही है, कोई इंसान ही है जिसको यहां जलाया गया था। और उसकी लपटों की वजह से ही ये पूरी दीवारें यहां काली हो चुकी थी। ये चीज देखते ही उस किसान ने तुरंत वहीं के पुलिस स्टेशन में फोन किया और पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने देखा कि यहाँ ये बॉडी जलाई गई है और ऑब्वियसली ये देखने में किसी लड़की की बॉडी लग रही थी, क्योंकि उसके गले में कोई चैन वगैरह थी जो कि आमतौर पर लड़कियां पहनती हैं। साथ ही एक स्कार्फ का अध जला हिस्सा, वो स्कार्फ था वो आधा जला हुआ था और आधा साइड में ही पड़ा हुआ था। और वो स्कार्फ आधा इसलिए बच गया क्योंकि उसके नीचे की मिट्टी गीली थी और वो सारी आग की लपटें उस गीली मिट्टी ने सोख ली, उसको जलने ही नहीं दिया और वो स्कार्फ अध जला रह गया। अब जैसी ये चीजें पुलिस वालों ने देखी तो उनको याद आया कि कल रात को उनके पास एक कंप्लेंट आई थी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की, वो गुम हो गई थी। तो क्या पता हो सकता है यही लाश उस प्रियंका रेड्डी की ही हो। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए पुलिस वालों ने प्रियंका रेड्डी के माता पिता को और उसकी बहन को फोन किया और कहा कि आप एक बार पुलिस स्टेशन में आकर देख लीजिए, हमको एक लाश मिली है और आपकी उससे शिनाख्त करवानी है। अब जैसे ही डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का परिवार उस पुलिस स्टेशन में पहुंचा वहां उस लाश को देखने के लिए, तो लाश को देखते ही तो कोई व्यक्ति पहचान ही नहीं सकता था कि आखिर वो किसकी है। लेकिन उसके साथ जो सामान मिला था, जो कुछ एक पेंडेंट मिला था, एक चैन वगैरह सी मिली थी और वो जो स्कार्फ था जो कि आधा जला हुआ था, उसको देखते ही प्रियंका रेड्डी का पूरा परिवार वो बहुत ज्यादा रोने लग गया, वो फूट फूट कर रोने लग गया, क्योंकि ये सारा सामान प्रियंका रेड्डी का ही था। अब इस लाश की तो पहचान हो चुकी थी, ये पता लग चुका था कि ये लाश प्रियंका रेड्डी की है। इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम में सामने आया कि प्रियंका रेड्डी के साथ गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। पिछली रात को उसके साथ बलात्कार किया गया, वो भी कई बार, वो भी बदल बदल कर। जब ये चीज पुलिस वालों को पता लगी तो वो समझ चुके थे कि यहाँ ये कोई गिरोह है जिसने पूरे कांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने तुरंत ही अपनी जांच शुरू करी। ये केस जैसे ही वहां लोकल मीडिया में उछला तो ये केस देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि 16 दिसंबर 2012 की याद लोगों को आ चुकी थी। दिल्ली की सड़कों पर एक चलती हुई बस के अंदर निर्भया कांड हुआ था और उस कांड को लोग आज तक नहीं भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे, क्योंकि उस जैसी दरिंदगी कभी देखी नहीं गई थी। लेकिन कुछ हद तक ये केस भी बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता सा था। अब जैसे ही पुलिस वालों ने देखा कि ये केस तो तूल पकड़ता जा रहा है, पुलिस वालों ने अलग अलग जगहों पर दबिश बनाना शुरू कर दिया और देखने लगे कि आखिर वो थे कौन जिन्होंने ये सारा कांड प्रियंका रेड्डी के साथ बैठाया। जल्दी ही पुलिस वालों ने 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और इन चारों की ही उम्र 20 साल के आसपास की ही थी। सोचकर देखिए 20 साल के ही थे वो भी, और इन्होंने ऐसा करने का सोच भी लिया। और इनमें से एक लड़का वो भी था आरिफ, जिसने वो स्कूटी पंचर लगवा के लाने का ऑफर दिया था पिछली रात प्रियंका रेड्डी को। और इन चारों को जब सामने बैठाकर इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने जो प्लान बताया अपना, उसे जानकर आपका यकीनन इस दुनिया से विश्वास उठ जाएगा कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। आप खुद को कितना ही सेफ क्यों ना फील करवा लें, आप खुद का कितना ही ध्यान क्यों ना रख लें, लेकिन ये जो दरिंदगी से भरे हुए दिमाग वाले लोग हैं ना, ये हमेशा एक कदम आगे चलते हैं। उन्होंने बताया कि वो पिछले कई दिनों से यहाँ
प्रियंका रेड्डी को डेली स्टॉल के ऊपर पार्किंग में एक स्कूटी लगाते हुए देखते आ रहे थे और इनको बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी थी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी। और इन चारों ने मिलकर प्लान बनाया कि आखिर वो किस तरीके से प्रियंका रेड्डी को हासिल कर सकते हैं। इन चारों में से 2 ट्रक क्लीनर और 2 ट्रक ड्राइवर थे। ये सारा दिन अपना ट्रक चलाते और शाम को आकर यहाँ खड़े हो जाते। शाम को जैसे ही प्रियंका रेड्डी अपनी स्कूटी उठाने आती है, प्रियंका रेड्डी को देखते और इनके मन में अब प्रियंका रेड्डी बैठ चुकी थी और इनका प्लान था कि क्यों ना वो प्रियंका रेड्डी को अगवा कर ले और उसके साथ ये सब कुछ करके बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देकर उसके बाद उसे छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे ही तो कोई अगवा होने के लिए तैयार होने ही जाएगा, इनको भी कोई प्लान बनाना था। और प्लान ये बना कि जैसे ही सुबह सुबह प्रियंका रेड्डी 27 नवंबर के दिन अपनी स्कूटी खड़ी करने के लिए आएगी, उसके बाद वो मौका निकालकर उस पार्किंग में जाएंगे और उस पार्किंग में उस प्रियंका रेड्डी की स्कूटी का पिछला टायर पंचर कर देंगे। जिसके बाद तो मजबूरन यहाँ प्रियंका रेड्डी को रात के टाइम पर बाहर खड़ा होना पड़ेगा, बाहर मदद का इंतजार करना पड़ेगा और इसी का फायदा उठाकर हम कोई बहाने से प्रियंका रेड्डी के सामने जाएंगे और उसे अपनी बातों में बहला फुसला लेंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। 27 नवंबर के सुबह सुबह जैसे ही प्रियंका रेड्डी ने अपनी स्कूटी उस टोंडूपल्ली टोल प्लाजा की पार्किंग में लगाई, उसके बाद मौका निकालकर इन चारों में से एक ने उस पार्किंग के अंदर एंटर किया। वहां खड़ी हुई लाल रंग की वो प्रियंका की स्कूटी को देखा और पीछे से जाकर स्कूटी के पीछे वाले टायर की हवा निकाल दी और पूरी निकाली ताकि देखने वाले को यही लगे, चलाने वाले को यही लगे कि यहाँ स्कूटी का टायर पंचर हो चुका है। खैर इसके बाद जब डॉक्टर प्रियंका रेड्डी बाहर खड़े होकर मदद का इंतजार कर रही थी तो ये मदद बनकर बार बार यहाँ सामने जा रहे थे। लेकिन यहाँ प्रियंका को कोई एहसास नहीं था कि ये सब एक प्लान का हिस्सा है। वो उनके प्लान में फंसती जा रही है। ये चारों बार बार अलग अलग अनजान लोग बनकर प्रियंका के सामने आ रहे थे कि वो उसकी हेल्प करे, वो उनके साथ चले, वो उनकी स्कूटी का पंचर लगवा देगा, वो उनको घर तक छोड़ देगा। लेकिन ये इसके बहाने सिर्फ प्रियंका रेड्डी को एक बार अपने साथ लेकर जाना चाहते थे और ये इस चीज में सफल भी हो गए। जब दूसरी बार आरिफ वो स्कूटी लेकर वापस आया था यहाँ प्रियंका रेड्डी के पास कि वो दुकानें बंद है, तभी एक और लड़का आया पीछे से। वो इन चारों में से ही कोई एक था। वो लड़का आया आरिफ के पास और उसने आरिफ को आते ही कहा कि यहाँ वाली दुकानें तो सारी बंद मिलेंगी, हमें दूर जाना पड़ेगा इस स्कूटी के टायर को पंचर लगवाने के लिए। अब जैसे ये बात प्रियंका रेड्डी सुन रही थी तो उसने कहा प्रियंका रेड्डी को कि आप भी थोड़ी दूर तक हमारे साथ चल लो, हम वहीं पंचर लगवा कर आपको वहीं स्कूटी दे देंगे और आप वहीं की वहीं निकल जाना, आपको यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर प्रियंका रेड्डी को मजबूरन उनके साथ चलना पड़ा क्योंकि वो उसकी स्कूटी साथ में लेकर जा रहे थे। अब जैसे धीरे धीरे प्रियंका रेड्डी चल रही थी, उसको आसपास कोई और मदद तो दिख नहीं रही थी, उसकी मजबूरी बन चुकी थी। धीरे धीरे आगे चलने के बाद अब ये 2 लड़के 4 में बदल चुके थे क्योंकि पीछे से इनके दोनों वो साथी जो थे, एक केशव था और 2 के नाम मैं आपको बता दूंगा आगे। केशव, आरिफ और 2 लड़के वो साथ साथ अब प्रियंका रेड्डी के चलने लगे और मौका पाकर उन्होंने प्रियंका रेड्डी को दबोचा अपने साथ, उसके मुंह पर हाथ रखा और उसको वहां से उठाकर अपने साथ दबाकर, उसका गला दबाकर, उसका होठों को दबाकर, उसके मुंह को दबाकर वो अपने साथ उठाकर खेतों में से भागने लगे और वहीं पर ले जाकर किसी खेत के अंदर यहाँ उन चारों ने मिलकर डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। जिस टाइम पर यहाँ पुलिस प्रियंका रेड्डी को ढूंढती जा रही थी, उस टाइम पर डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ ये चारों लोग मिलकर बारी बारी से बलात्कार कर रहे थे। साथ यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के फोन को लेकर उसको भी बंद कर दिया था, तोड़ दिया था ताकि कोई भी यहाँ डिस्टर्ब ना कर सके, कोई भी उनकी लोकेशन को ट्रेस ना कर सके। ये सारा काम करने के बाद जब उनका मन भर चुका था डॉक्टर प्रियंका रेड्डी से और अब उनको डर लग रहा था कि वो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को ऐसे ही खुला तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो जाएगी तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी। तो इन चारों ने मिलकर प्लान बनाया कि इस डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को यहीं खत्म करना पड़ेगा। और इस खत्म करने के लिए उनमें से एक ने वहीं के पास ही के पेट्रोल पंप पर जाकर बोतल के अंदर पेट्रोल भरवाया, जिसकी बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। उस रात को वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा कर उस बोतल से वहां पर लेकर आया खेतों में और उसके बाद यहाँ प्लान बनाया कि अब यहाँ डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की जान कैसे ली जाए। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को उठाकर वो उस अंडरपास, वो जो फ्लाईओवर था, उस फ्लाईओवर के नीचे लेकर गए ताकि जब आग की लपटें उठेंगी तो वो दूर से दिखे नहीं किसी को। ये छत के नीचे यहाँ वो आग लगाने वाले थे डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को। खैर यहाँ बदहवास हालातों में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को उठाकर इस फ्लाईओवर के नीचे लेकर आया गया और इस दीवार के साथ सटाकर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर इन चारों ने मिलकर डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को आग लगा दी। और तब क्या होगा जब मैं आपको कहूँ, जिस टाइम पर इन चारों ने मिलकर डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को आग लगाई थी, उस टाइम पर डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की सांसें चल रही थी।
जी हाँ, इन चारों ने जिंदा ही डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ बलात्कार करने के बाद उसको आग लगा दी। आप सोच भी नहीं सकते वो दर्द क्या रहा होगा डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के लिए, जो उसने उस टाइम पर महसूस किया होगा। खैर, अब यहाँ सुबह हो चुकी थी और जैसे ही ये बॉडी प्रियंका रेड्डी की पुलिस वालों को मिली तो उन्होंने जब्त करके वही पहचान करवाई डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के घर वालों से। और अब तक यहाँ ये मामला पहुंचते पहुंचते पूरे देश में फैल चुका था, बवाल मच चुका था पूरे देश के अंदर कि कैसे एक लड़की के साथ इतना कुछ भयंकर हो सकता है। एक पढ़ी लिखी लड़की जो कि अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए आगे बढ़ती जा रही थी, उसका पूरा फ्यूचर सेट था, उसने अपने मन में ठानी हुई थी कि आगे उसे क्या करना है, और तब एक लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाना ये कहां तक टॉलरेबल था। पूरे देश के मन में गुस्सा फूट चुका था इन चारों लड़कों को लेकर कि कोई ऐसे दरिंदगी कैसे कर सकता है, इतनी भयानक। और अब साथ ही गुस्सा फूटा है तो ऑब्वियसली इंसाफ की मांग भी उठेगी। प्रियंका रेड्डी के लिए पूरे देश भर से सपोर्ट मिला था, आपको भी याद ही होगा, पूरे देश में आंदोलन किए गए थे उस टाइम पर कि यहाँ डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को इंसाफ दिया जाए। और तब एक बहुत ही बढ़िया, मैं तो ये कहूँगा कि इंसाफ निकल कर सामने आया, क्योंकि ये जो चारों लड़के थे ये एक वहम में जी रहे थे। इन्होंने देखा था कि 2012 में जब निर्भया के साथ वो कांड हुआ था, निर्भया मर चुकी थी और उसके बाद उसके 5 आरोपियों को फांसी की सजा हुई थी, आपको भी याद ही होगा। लेकिन 2019 तक आते आते भी हमारे सिस्टम की एक खामियां हैं कि 7 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन तभी भी बचे हुए 4 आरोपियों को फांसी नहीं दी गई थी तब तक भी। अब आप सोच कर देखिए, इन चारों के अंदर भी वही बैठ चुका था, हम डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ ऐसा ऐसा कुछ करते हैं, हद से हद क्या होगा, हमको भी फांसी दे दी जाएगी। लेकिन हमको पता है कि फांसी देने में सालों सालों का समय निकल जाता है और बाद में जब मर्सी पिटीशन फाइल होगी तो वो सजा भी बदल कर उम्र कैद में तब्दील की जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा जो यहाँ निर्भया के आरोपियों को फांसी दी गई थी वो मार्च 2020 में दी गई थी और ये कांड नवंबर 2019 का था। अगर ये फांसी पहले दे दी जाती तो ये डर पूरे देश भर के ऐसे दरिंदगी से भरे वाले दिमागों में बैठ जाता कि नहीं, ऐसा कुछ करोगे तो फांसी भी दे दी जाती है। लेकिन अभी तक तो इनको ये डर था कि वो तो जस्ट आराम से जेल की सज़ा काट रहे हैं, अगर हमको पुलिस पकड़ेगी तो हम जेल की सज़ा काट आएंगे। वैसे तो पुलिस पकड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हम इसकी लाश को ही जला देंगे तो लाश की पहचान ही नहीं हो पाएगी, और अगर लाश की पहचान नहीं तो कोई क्राइम ही नहीं। आपको भी पता होगा जिस केस में लाश नहीं मिलती वो केस कोई क्राइम माना ही नहीं जाता। ये चारों लड़के जो कि पुलिस ने अभी पकड़े हुए थे, इनमें से चारों का नाम, एक का नाम आरिफ जो कि इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी था, इसी ने पूरा प्लान बनाया था, दूसरे का नाम केशव, तीसरे का नाम शिवा और चौथे का नाम यहाँ नवीन था। ये चारों ने मिलकर ये प्लान बनाया था डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ ऐसा कुछ करने का। अब क्योंकि यहाँ पूरे देश से आवाज उठने लगी थी इंसाफ की, तो ऑब्वियसली अब यहाँ इंसाफ चाहिए भी था। लेकिन यहाँ अब इंसाफ दूसरे तरीके से मिलने वाला था डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को, और मेरे ख्याल से तो जो हुआ वो बहुत सही भी हुआ था। जब ये केस चल रहा था, इस केस को हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, अब यहाँ वहीं के पुलिस चीफ ने इस क्राइम सीन को रीजनरेट करने की कोशिश करी कि आखिर यहाँ डॉक्टर रेड्डी के साथ क्या हुआ था। तो इन चारों को पकड़कर वहीं पुलिस वाले भारी सिक्योरिटी के साथ इनको क्राइम सीन के ऊपर लेकर आए, और जैसे वो लेकर आए इन चारों ने पुलिस वालों के हाथ से उनकी बंदूक छीन कर वहां से भागने की कोशिश करी। अब क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो बाकी के पुलिस वाले, वहां पूरा बल तैनात था, फोर्स तैनात थी, इनके खिलाफ ज्यादा गुस्सा था तो इनको काफी सिक्योरिटी दी गई थी। अब भाग तो सकते नहीं थे। बाकी के आइड साइड खड़े हुए पुलिस वालों ने इन चारों को वहीं क्राइम सीन के ऊपर, जिस स्पॉट के ऊपर इन्होंने डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ उस घटना को अंजाम दिया था, बिल्कुल उसी जगह के ऊपर इन चारों को बाकी के पुलिस वालों ने मिलकर भागते हुए ही गोलियां मार दी और इन चारों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इसको हम आसान भाषा में एनकाउंटर भी कहते हैं। तो इस एनकाउंटर जैसी घटना को अंजाम दिया जा चुका था, इन चारों को मौत के घाट उतारा जा चुका था, जिसके बारे में सुनकर ना सिर्फ देश वालों के अंदर बहुत खुशी की बात थी कि हाँ, इन सभी के साथ यही होना चाहिए, इनको मौत की सजा ही मिलनी चाहिए थी। अब क्योंकि ज्यादातर लोगों का विश्वास कानून से उठ चुका है, क्योंकि बहुत बहुत लंबा टाइम लगता है कानून की सजा को अंजाम देने में, अब यहाँ पर ऑन द स्पॉट ही फैसला हो चुका था। आज ये कांड हुआ था, कुछ ही दिनों में उनको मौत की सजा दे दी गई थी, उनके कर्मों में यही लिखा था। खैर, ये वो केस था जिसके बारे में लोग लगभग भूल ही चुके हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे केसेस के बारे में भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है हमारे देश के बारे में, मुझे पता है हमारे कानून के बारे में, और मैं आपको ऐसी ऐसी क्राइम स्टोरीज लेकर आता रहूँगा, इंडिया की भी, अब इसी चैनल के ऊपर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बाहर की बजाय इंडिया की स्टोरीज़ की डिमांड करते हैं, और ऑब्वियसली मेरा भी मन करता है, लेकिन कुछ अलग होगा स्टोरी में तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा उसको भी। साथ ही अगर आपको इसके बारे में कुछ सवाल पूछने हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो करके वहाँ मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट ललिता को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट
हमारी नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।